Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss third part of MCQ based previous year question paper of BSc first year students. BSc फर्स्ट ईयर के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था लास्ट उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जब जानते हैं कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, श्रीदेव यूनिवर्सिटी ने जो अनाउंस किया है, तो हम उस MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। आपको यहाँ पे पता नहीं कुछ अजीब सा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। एक एक क्वेश्चंस को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा, स्पेस बनाता चला जाऊँगा तो ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो वो हम करेंगे। हिंदी वाले इंग्लिश में लिखा हुआ समझ के ऐसे घबराएं ना, क्योंकि मैं हिंदी में ही भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक। तो हम सारे क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हैं बड़े आराम से, आसानी से। तो बस साथ में बने रहें और आओ सीखें। तो सबसे पहले मैं 35 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ से इसे एक्सप्लेन करूँगा इसे रब करता चला जाऊँगा, बाकी के एक्सप्लेनेशन के लिए हमें स्पेस मिलता चला जाएगा, इसलिए मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बस इसीलिए क्वेश्चन नंबर 35, बोर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड अपॉन। बोर का एटॉमिक मॉडल, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर, 4 एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद श्रोडिंगर, सोमरफील्ड और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, काफ़ी सारे मॉडल्स को एक्सप्लेन किया गया। लेकिन वो बोल रहा है बोर एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड अपॉन, कौन से थ्योरी पे बेस्ड होता है बोर एटॉमिक मॉडल? आइंस्टीन थ्योरी पे, बी ऑप्शन इज क्लासिकल थ्योरी पे, तीसरा प्लांक क्वांटम थ्योरी कह सकते हो उसे, प्लांक थ्योरी, और डी ऑप्शन है आपके पास बोथ बी एंड सी। तो जो आपको याद ही रखना पड़ेगा इसको, बोर का एटॉमिक मॉडल MVR = NH/2π क्वांटम मैकेनिक्स पे भी डिपेंड करता है और पुरानी क्लासिकल थ्योरी पे भी डिपेंड करता है। बोर के अकॉर्डिंग एटम सेंटर के न्यूक्लियस पर होता है, चारों तरफ ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स पर मोशन करते रहते हैं, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट था। तो क्लासिकल थ्योरी इज ऑल्सो एंड प्लांक क्वांटम थ्योरी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज डी। तो करेक्ट आंसर जो आपका है वो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि वो दोनों ही बी और सी के आइंस्टीन थ्योरी पे डिपेंड नहीं करता। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद मैं इसे क्लियर कर दूंगा और स्पेस बना दे रहेंगे बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो आओ सीखें। No two electrons in an atom can have the same set of n, l, m, s given by। वो कह रहा है किसी भी एक ही एटम के चारों क्वांटम संख्याएं n, l, m और s सेम नहीं होती हैं। ऐसा रूल किसने दिया था? ये दिया था, ये हमने पीछे भी किया है, पीछे भी इस क्वेश्चंस में आ गया था ये पॉलीज चचा का नियम, चचा मतलब क्या है ना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी एक ही एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ था। पॉज करके स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, सारे रूल्स जितने भी हैं, देखो क्वेश्चन आपको इस तरीके से प्रिपेयर करने होते हैं कि कई बार आपको लगता है कि क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, पर क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन वो रिपीट नहीं करेगा, इसलिए आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखने हैं। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी किसी, ये टॉपिक भी पहले भी आ चुका है। देखो ये बड़ा साइज है और ये सपोज छोटा सा साइज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे भी है अंदर इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये इससे बाउंड है, ये इससे बाउंड है। तो क्योंकि ये जस्ट इसके पास में छोटे साइज का है, तो इसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत दूर हो जाएगा, तो अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, जिससे अट्रैक्शन कम हो जाएगा इनके बीच का, और हल्का सा भी कर दूंगा मैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, मतलब मैं हल्की सी एनर्जी भी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो IP वो होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर छोटे साइज वालों के लिए एनर्जी क्या लगती है? बहुत ज़्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और बड़े साइज में कम लगती है। तो क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो IP की वैल्यू ग्रुप में, उसने बोला ट्रेंड बताओ, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड में रखते हैं, 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड 7 है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो IP की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है। जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियोडिक टेबल में पीरियड में, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा होता है, तो IP की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है? डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रख लेंगे, यही ये क्वेश्चन था।
बाकी इस पे एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो जब मैं टॉपिक्स वाला MCQ बनाऊंगा वो ध्यान देते रहेंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी आईपी के टॉपिक को समझ सकते हैं अलग से भी हम हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट वीडियो में। फिलहाल नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने 33 वाला कर लिया, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप ध्यान रखना पूरी पीरियोडिक टेबल में महाबदतमीज एलिमेंट होते हैं आपका फोन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3, इसकी 3.5, इसकी 3.1 होती है या 3.0 होती है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कहीं पे फ्लोरीन है तो आँख बंद करके फ्लोरीन को टिक कर देना, फ्लोरीन ही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाकियों के कंपैरिजन में। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो गया, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। तो फ्लोरीन इज द महाबदतमीज एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन ये होती है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये इनके बीच तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये अलग अलग मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। तो Cl भी नहीं है, Br कोई नहीं है, सिर्फ HF बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं एक क्वेश्चन और बात कर लेता हूँ। अगर मैं HCl की बात करूँ और HF की बात करूँ, HF तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही, तो HCl के मॉलिक्यूल्स ने भी बाकी मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने थे। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3 होती है, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.1 होती है। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ऑल्दो उसने कहीं पूछा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज़्यादा होती है, अगर पूछा जाए तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, फिर भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़े हुए कंपाउंड वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि ड्यू टू लार्जर साइज, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है और अपने बड़े साइज़ की वजह से ये बॉन्ड को संभाल नहीं पाता, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता HCl। ये बात का आप हमेशा ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पर ये 31 और 32 के क्वेश्चन कर चुके हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट मैच डायएटमिक स्पीसीज ऑफ द स्टेटेड बॉन्ड ऑर्डर विच पेयर इज इनकरेक्ट। तो आपको ये बताना है कि ये डायएटमिक मॉलिक्यूल है HCl, HF। अब देखो कई बार हमें लगता है कि हम याद कर लें, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना वो यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। वैसे NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो MOT से निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, तो 1s2 नाइट्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p 7 होता है, 2p3 हो जाएगा। तो मैं सिर्फ वैलेंस वाले दिखा रहा हूँ, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा नीचे बनाते हैं। ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4, तो मैं सिर्फ वैलेंस वाले शो कर रहा हूँ 1 2 3 और 4। MOT ये कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए बनते हैं, कुछ की एनर्जी कम और कुछ की ज़्यादा होती है। तो 2 नीचे बनते हैं, 1 ऊपर। 9 इसका एटॉमिक नंबर 8 और 7, 8 और 7 15 होता है, तो 15 एटॉमिक नंबर आया है। तो 15 एटॉमिक नंबर जब आया है मॉलिक्यूल का, तो आपको कॉन्फ़िगरेट करना है 2 नीचे 1 ऊपर। तो यहाँ पर आपको 3 और 4 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस करते हैं, तो 6 माइनस आपका 1 करूँगा अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो अगर हम ये काम करेंगे तो ये आएगा 5/2 जो कि 2.5। इसका मतलब ये सही है। इसी तरीके से इसका निकालते हैं। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर जब हम सॉल्व करते हैं टॉपिक से, तो MO डायग्राम में वो सीख सकते हैं, तो उसे सर्च कर लेंगे। अदरवाइज़ आप मुझसे पूछ लें, मैं वीडियो बना भेज दूंगा आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियोस बना दूंगा MOT टॉपिक पे, या बनी भी होगी मेरे शायद मैंने उस पर वीडियो बनाया है पहले भी, तो आप एक बार सर्च कर लेना। CO का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3 कार्बन, जबकि उसका आंसर 2.5 दिया है। तो इसने कहा कौन सा वाला बॉन्ड ऑर्डर सही नहीं है। इसका 2.5 आता है, इसके लिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच एक सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होता है। इसके लिए 3 आता है और इसके लिए आपका 3 आता है आंसर, लेकिन 2.5 गलत आंसर है। उसने पूछा था इनमें से कौन सा गलत है, विच डायटमिक स्पीसीज स्टेटेड बॉन्ड ऑर्डर विच इज़ इनकरेक्ट।
तो इनकरेक्ट वाला कौन सा गलत वाला है, 2.5 वाला, जबकि क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, तो वो गलत ऑप्शन हो गया आपका। हो गया 30, पॉज करके स्क्रीनशॉट। द पी ऑर्बिटल इज इन द शेप ऑफ, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ये क्वेश्चन 2-3 बार इसी पेपर में आ गया। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल का डम्बेल शेप होता है, तो आंसर इज डम्बेल, डमरू के आकार का, ऐसे पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटेलिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मेटेलिक बॉन्ड जब बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों आता है, क्या रीज़न है, प्रोटॉन की वजह से, लैटिस की वजह से, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से। तो मेटल में डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिलोकलाइज मतलब जो लोकलाइज नहीं है, फिक्स नहीं है, वो मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट की वजह से ही कंडक्टिविटी, करंट वगैरह डेवलप होती है। ये हम सॉलिड के स्ट्रक्चर या क्रिस्टल में भी हम पढ़ते थे। तो अभी फिर नेक्स्ट है पोलराइजेशन इंट्रोड्यूसेस डैश इन अ मॉलिक्यूल। पोलराइजेशन से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिसिटी आती है, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, या आपके पास या कॉम्प्लेक्स टाइप इश्यूज आते हैं, या आपके आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है, कोवेलेंट या न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये एक फजान थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। फजान ने ये कहा था पोलराइजेशन का मतलब है डिस्टॉर्शन। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा पोलराइजेशन या डिस्टॉर्शन होता है तो आपके पास डिस्टॉर्शन की वजह से उनमें क्या होता है, आपके पोलराइजेशन होता है, तो आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कोवेलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, Na और Cl, तो Na+ और Cl नेगेटिव, तो Na+ का साइज़ छोटा होता है, anion का साइज़ बड़ा होता है। तो कैटायन का साइज़ छोटा, anion का साइज़ बड़ा, जब ये कनेक्ट होते हैं तो इनके बीच आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये अपने साइज़ को डिस्टॉर्ट करते हैं। पहले ये ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, और ये चीज़ कोवेलेंट बॉन्डिंग में आती है। तो फजान ने ये कहा कि आयनिक बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, कुछ अमाउंट में उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। तो पोलराइजेशन थ्योरी, फजान रूल से ये टॉपिक था। अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी कोवेलेंट होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड में समझाया जाता है और आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पोलराइजेशन इस बात को एक्सप्लेन करता है फजान रूल के अकॉर्डिंग। तो इसको हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको स्पेस मिल जाएगा स्क्रीनशॉट लेने का, वो मिल गया होगा आपको, पॉज कर लेना आगे जा करके, पीछे करके। और अभी हम आगे नेक्स्ट देखते थे। फुलरिन्स, फुलरिन्स एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन से बने हुए होते हैं, कार्बन के अपरूपक होते हैं, उसी से बने हुए होते हैं। तो फुलरिन्स जो है इज एनी मॉलिक्यूल, कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कंप्लीटली बना होता है कार्बन से, नॉट इन द फॉर्म ऑफ होलो स्फेयर, होलो स्फेयर भी फॉर्म में भी पाया जाता है, होलो ट्यूब्स भी बनती है, होलो इलिप्सॉइड भी बनते हैं, लेकिन होलो क्यूबॉइड नहीं बनता, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसका नहीं बनता, क्यूबॉइड स्ट्रक्चर। क्यूब तो आप समझते हो लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है, लेकिन क्यूबॉइड वाला शेप में वो नहीं बनता। नॉट इन द फॉर्म ऑफ होलो स्फेयर में वो पाया जाता है। फुलरिन्स स्फेयर बनाता है, बकमिंस्टर फुलरिन्स फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ट्यूब्स बनती हैं, इलिप्सॉइड भी बनती है, नैनो ट्यूब्स भी बोला जाता है, लेकिन वो क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता, क्यूबॉइड के फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो आंसर इज क्यूबॉइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन n=3 शेल। n=3 शेल में किसके इलेक्ट्रॉन होंगे? बेरिलियम है आपका, और ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, और आपका क्या है, नियोन है। तो बेरिलियम 1:2s2 हो गया, ऑक्सीजन का 1:2s2 2p, तो 2p 4 हो जाता है, ख़त्म हो गया। 1:2 इसका होता है 14, इसका 10 है, तो 1:2s2 2p 6, ये तो यहीं ख़त्म हो गया। सिलिकॉन का 14 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा 1:2 2s2 2p 6, फिर 3s2 10 2 12 और 3p 2, तो ये कहाँ गया इलेक्ट्रॉन? थर्ड वाले शेल में गया। तो n=3 किसके लिए होगा? सिर्फ सिलिकॉन के लिए, बाकी तो 2p वाले n= सेकेंड ऑर्बिट के ही, सेकेंड ऑर्बिट वाले ही ये एलिमेंट्स हैं, या n=2 ही रखते हैं। n=3 केवल थर्ड ऑर्बिट वाला सिर्फ सिलिकॉन में पॉसिबल है, क्योंकि वो पीरियड में वैसे नीचे रहता है, इस वजह से है।
पहला वाला 24 नंबर का क्वेश्चन मैं लास्ट वाले पार्ट में भी डिस्कस कर चुका था, लेकिन मैंने वहाँ पे आंसर तो कुछ दूसरा लिखवाया है, वो भी सही है, लेकिन वो किस तरीके से सही है, लेकिन क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है उस हिसाब से आंसर ये वाला ही होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मेजर इंटरमोलिकुलर फोर्स इन आयोडीन। आयोडीन के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर बोला है, इसका मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल बोल रहा है। अलग अलग मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयोडीन के, वो कौन सा होता है, तो वो डिस्पर्जन फोर्स होते हैं। तो मैंने वहाँ पे आंसर कोवेलेंट लिखाया है। तो अगर सिंगल मॉलिक्यूल होता तो आई और आई के बीच कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन सिंगल के लिए नहीं पूछा उसने, इंटरमॉलिकुलर अलग अलग मॉलिक्यूल में कौन से फोर्स लगता है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए आंसर डिस्पर्जन फोर्स लिखोगे। ऑप्शन में कोवेलेंट वाला ऑप्शन भी था, लेकिन कोवेलेंट वाला ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा, इसलिए डिस्पर्जन वाला आप याद रखोगे। इसलिए स्पेशली मैंने इस क्वेश्चन को थर्ड पार्ट में मेंशन किया है, सेकंड पार्ट के कमेंट सेक्शन में भी मैंने इसको मेंशन किया है इस क्वेश्चन को, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। वैसे मैं करा चुका था। बाकी होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको मिल ही रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट मैं कहता नहीं, पर अभी कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे क्योंकि इन पे वीडियोस बननी है। बाकी सारा आपको एक एक क्वेश्चंस को पूरा एक्सप्लेन किया है। इसमें अभी और क्वेश्चंस बचे हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो 35 नंबर तक क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं, 50 क्वेश्चंस ही आए थे पेपर में, और फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज भी करेंगे। तो आप लोग साथ बने रहेंगे, हमें भी मोटिवेट करते रहेंगे, तो हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ हम रुक जाएंगे, हम अपनी ऑनलाइन और लाइव क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस पे ही फोकस करते रहेंगे। बाकी फ़िलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।